गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्राइम पर क्या फ्री हो गया, OH ग्रुप फ्री हो गया। अब इस 3 प्राइम का OH ग्रुप कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या होगी, रिएक्शन होगी। और जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एस्टर का बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा और ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये एक्सॉन फर्स्ट और एक्सॉन सेकंड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड बन जाएगा, एक्सॉन फर्स्ट एक्सॉन सेकंड, और यहाँ पर एक्सॉन फर्स्ट 5 प्राइम, यहाँ पर एक्सॉन सेकंड का 3 प्राइम, और बाकी यहाँ पर जो ये लैरिएट फॉर्म में हो ये प्रोटीन्स क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और इस तरह से ये क्या होता है, एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं और एक्सॉन का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है। समझ में आया क्या किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखें तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर स्प्लायोसोम्स की अपन बात कर रहे थे, तो स्प्लायोसोम में 2 प्रोटीन्स होती हैं, SNRNP और नॉन SNRNP। SNRNP में U1, U2, U2, U4, U5, U6। इसकी मैकेनिज्म्स की बात करें तो ये क्या है, इंट्रोन है। यहाँ पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, यहाँ पर 3 प्राइम, ये एक्सॉन फर्स्ट, ये एक्सॉन सेकेंड। यहाँ पर इनके देखें तो यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, ठीक है। अब सबसे देखें तो यहाँ पर ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन यानी BBP ऐड हो रही है, U2AF65 ऐड हो रहा है, U1 ऐड हो रहा है। यहाँ पर U1 ऐड होता है कहाँ पर, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर, U2AF पोली ए पायरिमिडीन रीजन पर बाइंड होता है, और BBP कहाँ पर, ब्रांच पॉइंट पर ऐड होता है। इसको कहते हैं अपन ई कॉम्प्लेक्स। ई कॉम्प्लेक्स के बाद में U2 ऐड होता है, U2 SNRNP ऐड होता है और BBP रिलीज हो जाता है, तब क्या बनता है, ए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो U2 ऐड हो गया और BBP रिलीज हो गया। अब बाद में क्या होता है, U2AF रिलीज हो जाता है और वहां पर 3 प्रोटीन रिक्रूट होती है, ट्राई SNRNP, U4, U5, U6, ये तीनों एक साथ बाइंड होती है और एक साथ बाइंड होती है B1 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर जैसे ही U1 रिलीज होती है तो B2 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और B2 कॉम्प्लेक्स में फिर बाद में U4 भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और U4 के रिलीज होने के बाद में यहाँ पर क्या होती है, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो YURA रीजन था, वहां पर जो एडेनिन होता है उसका सेकेंड प्राइम OH क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और इस तरह से क्या होती है, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से कंप्लीट होती है। फिर यहाँ पर देखोगे तो एक्सॉन का जो 3 प्राइम एंड है वहां पर OH ग्रुप फ्री हो गया, वो भी क्या करता है, बदला लेता है, वो कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा देता है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा देता है, और यहाँ पर कट लगा देता है, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको कट कर देता है, और यहाँ पर सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। और यहाँ पर देखोगे तो एक्सॉन फर्स्ट और एक्सॉन सेकेंड आपस में जुड़ जाते हैं, और ये लैरिएट फॉर्म में क्या हो जाता है, ये इंट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये क्या हो गया, इंट्रॉन बाहर निकल जाता है लैरिएट फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया। इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। और कल यहाँ पर देखो डायग्राम में दे रखा है, ये एक्सॉन, ये GU रीजन, ये AG रीजन, ये पॉलीपायरामिडिन रीजन, और ये जो एडेनिन है 3। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट किसको डिनोट कर रहा है, देखो फर्स्ट जो होता है वो है प्री mRNA, सेकंड पॉलीपायरामिडिन ट्रैक, और फर्स्ट करता है किसको, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट को। जो फर्स्ट होता है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है। फोर्थ किसको डिनोट कर रहा है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट को। और जो सेकंड और थर्ड है, सेकंड किसको डिनोट कर रहा है, पॉलीपायरामिडिन ट्रैक को, और थर्ड किसको डिनोट कर रहा है, ब्रांच साइट को। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इन कॉम्प्लेक्स को अपन फॉर्मेशन एक्टिविटी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अपन कल देखेंगे इनके बारे में। अब यहाँ पर 2 डायग्राम है। ठीक है, इन 2 डायग्राम के बारे में देखें।
तो यहाँ पर 2 डायग्राम दे रखे हैं, चलो इन डायग्राम के बारे में भी कल देखेंगे। तो कल इसका थ्योरी अपन डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है, कल इसकी थ्योरी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। तो स्प्लाइसिंग की जो वीडियो है वो लास्ट कल वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अपन ने स्प्लाइसिंग पढ़ ली, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग की जब कल डिफरेंट टाइप के जगह देखो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, इनकी जो थ्योरी है, कौन कौन से फैक्टर रिक्रूट हो रहे हैं, वो अपन यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में अपन नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, ओके। बाकी कल देखते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने बात की थी कि अपन ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स पढ़ रहे थे, अपन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन में कौन कौन से फैक्टर काम में आते हैं, प्रोटीन्स काम में आते हैं, इलोंगेशन कैसे होता है, ठीक है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पाई जाती है, ये अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज के जो वीडियो है उसके अंदर अपन बात करेंगे, आज के लेक्चर में अपन बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यानी यूकैरियोट्स में किस टाइप का ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है। नॉर्मली अपन ने बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, यानी जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनना, आरएनए बनना, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। किससे, डीएनए से क्या बनना, आरएनए का फॉर्मेशन होना, क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में अपन ने बात कर ली थी। प्रोकैरियोट्स में एक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वही इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज चाहिए, इसका प्रमोटर भी डिफरेंट होता है, कॉम्पैक्ट होता है इसका प्रमोटर, ठीक है। उसका प्रोकैरियोट्स का प्रमोटर कॉम्पैक्ट नहीं होता है, इसके अंदर बहुत से प्रोटीन काम में आते हैं, इलोंगेशन फैक्टर्स काम में आता है। अपन बात करेंगे किस तरह से क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट देखें तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। देखो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आरएनए। यानी ट्रांसक्रिप्शन और किसका सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आरएनए। यानी कौन सी प्रोसेस, जो है प्रोसेस जो क्या करती है, आरएनए को क्रिएट करती है, कॉपी ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और डीएनए के जो सीक्वेंस की क्या करती है, कॉपी करती है। बोथ आरएनए एंड डीएनए आर न्यूक्लिक एसिड विच यूज बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज। यानी जो आरएनए और डीएनए होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो यूज होते हैं बेस पेयर, जो किसको यूज करते हैं, बेस पेयर को, किसके बेस पेयर को, न्यूक्लियोटाइड, और बेस पेयर को क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। यानी डीएनए को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आरएनए के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द करेक्ट एंजाइम्स। किसकी प्रेजेंस में, करेक्ट एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ए डीएनए सीक्वेंस इज रीड बाय आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो सीक्वेंस है उनको रीड करता है, विच प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड, और क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड को प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो सेंट्रल डोगमा थ्योरी प्रपोज की थी किसने, क्रिक ने की थी, और सेंट्रल डोगमा थ्योरी के अंदर ही आता है ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एमआरएनए वाज शो बाय स्पिजलमैन एंड कोवर्कर्स इन 1961। यानी क्या कि जो द एग्जिस्टेंस, यानी किसकी एग्जिस्टेंस, एमआरएनए की एग्जिस्टेंस किसने बताई थी, स्पिजल ने बताई थी, स्पिजलमैन और उसके को-वर्कर्स, उसके सह वर्कर्स ने क्या किया था, 1961 में क्या बताया था, एमआरएनए के एग्जिस्टेंस बताई थी। एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज वाज डिस्कवर्ड बाय वेरिन 1960, यानी आरएनए पॉलीमरेज किसकी डिस्कवरी किसने की थी, वेरिन ने की थी 1960 के अंदर। तो ये जनरल हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद में अपन देखें तो एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की देखिए तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। प्रोकैरियोट का कंपैरिजन करें तो प्रोकैरियोट में ओनली आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पाया जाता है, इसके अंदर 3 पाए जाते हैं। लोकेशन की बात करें, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी कहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। मेन जो एंजाइम्स होता है इन तीनों में वो कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्यों, क्योंकि ये कौन से आरएनए का फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। यानी टारगेट जीन क्या होगा, ये आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और 55 आरआरएनए का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो इसमें जो मेन बात करें अपन, मेन कौन एंजाइम्स होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, प्रमोटर की बात करें, अप स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट, अप स्ट्रीम पर क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है। यहां पर बात करें अप स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट कहां पर होता है, अप स्ट्रीम पे। और यहां पर बात करें तो डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट, यानी स्टार्ट पॉइंट के डाउन स्ट्रीम पर क्या होता है, इसका स्टार्ट पॉइंट होता है। यहां पर डाउन स्ट्रीम, यहां पर अप स्ट्रीम। ठीक है, एक्टिविटी कितनी होती है, 5 से 70%, 20 से 40% और अप्रोक्स 10% इनकी एक्टिविटी होती है। एक एक को देखिए तो एक एक को थोड़ा सा वैसे देखें अपन कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस, कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, एंड ट्रांसक्राइब इन 20S, 18S एंड 5.8S आरआरएनए। यानी आरआरएनए कितने टाइप के आरआरएनए, 28S, 18S, 5.8S आरआरएनए का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यानी अगर राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। नेक्स्ट अपन देखें तो नेक्स्ट कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, कहां पर लोकेटेड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, एंड ट्रांसक्राइब प्रोटीन कोडिंग जीन टू यील्ड प्री एमआरएनए। और क्या करता है, ट्रांसक्राइब जो प्रोटीन कोडिंग जीन होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, प्री एमआरएनए में, एंड आल्सो दी जीन एंड कोडिंग स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए का भी क्या करता है, सिंथेसिस करता है। कि उनसे जिनका जैसे मतलब एसएनआरएनए का सिंथेसिस करता है
इन्वॉल्व इन आरआरएनए प्रोसेसिंग एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए, और इसका मतलब क्या था, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इन्वॉल्व इन आरआरएनए प्रोसेसिंग एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए, इन्वॉल्व इन एमआरएनए प्रोसेसिंग एक्सेप्ट फॉर U6SN-RNA। यानी क्या करवा रहा है ये, प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन करवा रहा है, SNORNA का फॉर्मेशन कर रहा है, SNRNA का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, और mRNA का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पर बात करें तो HNRNA किस किस का फॉर्मेशन करता है, HNRNA का फॉर्मेशन करता है, SNRNA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और mRNA का फॉर्मेशन करता है। इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें अपन, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की क्या करें, स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये क्या करता है, हैज हेलिकेज, हैज हेलिकेज एक्टिविटी, क्या रखता है ये, हेलिकेज एक्टिविटी रखता है। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो क्या रखता है, हेलिकेज एक्टिविटी, और ये किसका बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर, यानी सभी एंजाइम्स से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यहां पर देखें तो प्रोटीन के अंदर, जैसे यहां पर ये क्या है, कोई प्रोटीन है, ये क्या है, मान लो कोई प्रोटीन है। प्रोटीन में पता होगा कि प्रोटीन के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। प्रोटीन की जब स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दो टर्मिनल होते हैं, CTD और NTD। CTD और NTD यानी C टर्मिनल डोमेन, C टर्मिनल डोमेन, और दूसरा अपन बात करें तो N टर्मिनल डोमेन, N टर्मिनल डोमेन। C टर्मिनल डोमेन यानी क्या कहेंगे कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या रहता है, यहाँ पर फ्री रहता है, इसलिए इसको C टर्मिनल डोमेन कहेंगे, ठीक है। तो यानी हर एक जो प्रोटीन होती है उसके अंदर दो टर्म यानी दो एंड होते हैं, एक तो CTD और एक NTD, यानी C टर्मिनल डोमेन और एक N टर्मिनल डोमेन। अब जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो भी किसका बना हुआ है, एंजाइम्स का, यानी एंजाइम्स एक प्रकार का, और सभी एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। तो यानी उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक क्या होगा, रीजन होगा, और वो क्या करेगा, उसके अंदर भी दो रीजन होंगे, एंड होंगे, CTD और NTD। तो यहाँ पर बात करें तो ये मान लो ये इसकी क्या होती है, आरएनए, इस तरह से मान लो, यहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक रीजन कौन सा रहेगा, ये वाला CTD, C टर्मिनल डोमेन, और ये वाला रीजन क्या रहेगा, NTD, N टर्मिनल डोमेन। अब CTD पर स्पेसिफिक इसके ऊपर अमाइनो एसिड की एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है। अमाइनो एसिड की क्या होती है, कंजर्व्ड सीक्वेंस रहती है, वो होती है YSPTS और PS। यानी कितने हो गए, 7 जो अमाइनो एसिड की यहां पर क्या होती है, कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है, यानी CTD रीजन पर क्या होते हैं, 7 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। Y की बात करें तो Y को क्या किससे डिनोट करते हैं, कौन सा अमाइनो एसिड होता है, टायरोसिन। Y कौन सा है, टायरोसिन। दूसरा है S की बात करें तो S क्या होता है, सेरीन। S कौन सा होता है, सेरीन। P की बात करें तो प्रोलिन।
ठीक है। और टी की बात करें तो टी का मतलब होगा थ्रियोनिन। टी की बात करें तो क्या होगा, थ्रियोनिन। ठीक है, तो YSPTSPS यहां पर स्पेसिफिक CTD रीजन पर स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है, उसको कहते हैं कंजर्व सीक्वेंस, या फिर कहते हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखोगे तो सेरिन जो 2 और 5th नंबर का सेरिन होता है उसका फॉस्फोराइलेट होता है, और उसके द्वारा ही वहाँ पर क्या होगा, जो कैपिंग का फॉर्मेशन होता है और स्प्लाइसिंग मशीनरी होती है, ये जब ही ऑन होगी, ये मशीनरी तभी होती है तब क्या होगा, यहाँ पर इनका फॉस्फोराइलेशन होगा। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्या होता है, कंजर्व्ड सीक्वेंस पाया जाता है YSPTSPS, और ये क्या होता है, कंजर्व्ड सीक्वेंस हैज कंजर्व्ड सीक्वेंस। यहां पर क्या होता है, ये कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर CTD रीजन होता है, वहां पर पाया जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मेन एंजाइम होता है, क्यों, क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करता है, mRNA का फॉर्मेशन करता है, और mRNA से किसका फॉर्मेशन होगा, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड की बात कर लेते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज आल्सो लोकेटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। यह भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इट ट्रांसक्राइब द जीन फॉर टीआरएनए, किसका ट्रांसक्राइब करता है, टीआरएनए का, 5S rRNA का, और U6 snRNA का, एंड द 7S rRNA का, एसोसिएटेड विद द सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल SRP, यानी किसके साथ जुड़ा रहता है, SRP के साथ जुड़ा रहता है। इन्वॉल्व इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, और किसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्व इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ protein across the endoplasmic reticulum membrane. Each of the 3 eukaryotic RNA polymerase contain 12 or more subunit, and so these are large complex enzyme। ये सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, 12 या 12 से ज़्यादा सब यूनिट के बने होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, तो अपने बात की कि जो यूकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें 3 टाइप के एंजाइम्स काम में आएंगे। 3 टाइप के क्या होंगे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये तीनों टाइप के एंजाइम्स डिफरेंट टाइप के क्या बनाएंगे, एमआरएनए का सिंथेसिस करेंगे। जैसे आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आरएनए का सिंथेसिस करेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें तो आरएनए सेकंड होता है वो एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसकी सिंथेसिस करता है, टीआरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन और कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले देखें अपन कि रेगुलेटरी जीन्स कौन कौन से होंगे। रेगुलेटरी जीन्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स सबसे पहले आएंगे ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें SP, CTF, ATF ये तीनों क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करते हैं, और ये क्या होते हैं, साइक्लिक डिपेंडेंट होते हैं। साइक्लिक डिपेंडेंट क्या होते हैं, ये साइक्लिक डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन से फैक्टर है, साइक्लिक डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से, SP, CTF और ATF। ये जब ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करना है, जब ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगे तो वहां पर कौन से एक्टिवेटर, यानी जो ये प्रोटीन्स है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स कह सकते हैं इनको, या ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं अपन रेगुलेटरी प्रोटीन।
ये प्रोटीन सबसे पहले क्या होंगी, बाइंड होंगी, यानी प्रमोटर से पहले यहाँ पर ये बाइंड होगी और तब क्या करेगा, जो प्रमोटर है वो क्या कर देगा, वहां पर आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम में आएंगे, इन फैक्टर्स का नाम याद रख लेना, ये अपन हर एक फैक्टर्स को अपन इजीली पढ़ेंगे। पहला आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए सब यूनिट कितनी होती है, 3 होती है। इसका मोलिकुलर वेट होता है 12, 19, 35 किलो डाल्टन। ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं बाइंडिंग ऑफ टीबीपी एंड टीएफ सेकेंड एफ, यानी ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन और किसको, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी को। यहां पर जो सबसे पहले एंजाइम्स काम में आते हैं वो आता है ट्रांसक्रिप्शन सेकेंड डी और टीबीपी, ये दोनों फैक्टर्स काम में आते हैं। इनका देखो क्या है, इंटरेक्ट विथ रेगुलेटरी फैक्टर, जो रेगुलेटरी फैक्टर्स है ना ये, इनके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। दूसरा क्या होता है, टीबीपी, सब यूनिट है किसकी, ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर सेकेंड डी की, और स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द टाटा बॉक्स। किसको रिकॉग्नाइज करता है, टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है। और टाटा बॉक्स की बात करें तो जो प्रमोटर रीजन के अंदर जो एटीरी सीक्वेंस होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, टाटा बॉक्स। जैसे प्रोकैरियोट्स में टाटा बॉक्स को टाटा बॉक्स ना कह के प्रिब्नो बॉक्स कहा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा टीएफ सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी, और दूसरा टीबीपी। समझ में आया, ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है किसके साथ, रेगुलेटरी यानी एसपी के साथ, सीटी एफ के साथ, एएफ के साथ। फिर बाद में इसकी सब यूनिट होती है टीबीपी यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है किसको, टाटा बॉक्स को। उसके बाद में यहां पर बाइंड होता है क्या, टी एफ सेकेंड ए और टी एफ सेकेंड बी, यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी। ये क्या करते हैं, स्टेबलाइजिंग बाइंडिंग ऑफ टीबीपी एंड टीएफ सेकेंड बी, यानी स्टेबलाइज करता है किसको, टीबीपी को, टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और टीएफ सेकेंड एफ को। सेकेंड की बात करें, टीएफ सेकेंड भी क्या करता है, बाइंड करता है किसको, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, सेलेक्ट स्टार्ट साइट एंड रिक्रूट पॉलीमरेज सेकेंड। किसको सिलेक्ट करता है, स्टार्ट साइट को सिलेक्ट करता है और रिक्रूट करता है किसको, पॉलीमरेज सेकेंड को। अब पॉलीमरेज सेकेंड के आने के पहले यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड और ई की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड किसको, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई किसको रिक्रूट करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच को रिक्रूट करता है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ किसको रिक्रूट करता है, बाइंड होता है किससे, पॉलीमरेज से एंड टी एफ सेकेंड बी से। फिर टी एफ सेकेंड एच ये क्या करता है, मेन एंजाइम्स होता है, ये क्या करता है, अनवाइंड करता है किसको, प्रमोटर डीएनए को, और फॉस्फोराइलेट करता है किसको, सीटीडी को, यानी सी टर्मिनल डोमेन, जो भी अपन ने बात की थी उसको क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है, और ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड तो काम में आता है, ये कैटालाइज्ड आरएनए सिंथेसिस का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से क्या होता है, इन एंजाइम्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। 7 से 8 एंजाइम्स है, इनका क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रेगुलेटरी जीन्स हैं और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इन एक एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का अपन डिटेल से फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका क्या दे रखा है, यहाँ पर प्रमोटर रीजन दिया हुआ है, यानी जो यूकैरियोट्स में जो प्रमोटर है उसके ऊपर क्या क्या सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोर प्रमोटर एलिमेंट है, यहाँ पर इसके अंदर देखो, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यहाँ पर +1 है, +1 पर क्या है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। यहाँ पर जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो रीजन होगा क्या कहलाएगा, डाउनस्ट्रीम, या ये वाला डाउनस्ट्रीम, ये वाला अपस्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर देखो -26 से -31 पर क्या है, टाटा बॉक्स है, यहाँ पर क्या है, टाटा बॉक्स है। उससे पहले यहाँ पर -32 से -37 पर BRE होता है, ये क्या होता है,
ट्रांसक्रिप्शन सेकंड बी को क्या करता है, रिकॉग्निशन एलिमेंट है। जो ट्रांसक्रिप्शन यानी जो ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर सेकंड है, सेकंड बी है, उसका क्या है, रिकॉग्निशन एलिमेंट। यानी रिकॉग्निशन एलिमेंट है, किसके लिए रिकॉग्निशन एलिमेंट है, बी के लिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी के लिए क्या होता है, रिकॉग्निशन एलिमेंट है। यहां पर ये क्या है, डाउनस्ट्रीम है, यहां पर क्या होते हैं, जैसे यहां पर क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर है, यहां पर ये अपस्ट्रीम है। इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर ये टाटा बॉक्स है, यहाँ पर BRE है, जो ट्रांसक्रिप्शन सेकेंड बाय बी को क्या करता है, रिकॉग्निशन एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर ये इनिशिएटर है, +1 है, और यहाँ पर DPE आता है, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट्स। तो इस तरह से क्या होता है, यूकैरियोट्स का प्रमोटर देखने को मिलता है। और यूकैरियोट्स का जो प्रमोटर होता है वो प्रोकैरियोट्स के प्रमोटर से क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। यहां पर इसकी एक वो देख लेते हैं अपन। जो यूकैरियोट्स का प्रमोटर है, इन यूकैरियोट्स प्रमोटर्स इज कॉम्पैक्ट देन वीक प्रमोटर प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स का प्रमोटर होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, किसके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में। दैट वे इन यूकैरियोट्स डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर लोडिंग RNA पॉलीमरेज एट प्रमोटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बहुत टाइप के जो क्या होंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, किसको लोड करवाने के लिए, RNA पॉलीमरेज को लोड करवाने के लिए बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो अपन ने बात की पॉलीमरेज एंजाइम्स की बात की, ठीक है। दूसरा अपन ने बात किया किसके बारे में, पॉलीमरेज एंजाइम्स के बाद में अपन ने बात की किसके बारे में, प्रमोटर रीजन्स के बारे में। और प्रमोटर से बाद में अपन बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म्स या फिर फीचर्स के बाद में मैकेनिज्म है क्या, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस से पहले अपन बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स अकर विथ इन द न्यूक्लियस एंड mRNA मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम ट्रांसलेशन। यानी क्या कहना चाह रहा है कि फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो फीचर्स में देखो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन अकर विथ इन द न्यूक्लियस, कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियस में। और mRNA मूव होता है कहाँ से, न्यूक्लियस से कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, फिर किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। और ट्रांसलेशन क्या होता है, जो mRNA है उससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। द इनिशिएशन ऑफ RNA सिंथेसिस बाय RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज का जो जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है वो किसके द्वारा होता है, RNA पॉलीमरेज के द्वारा। इज डायरेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए प्रमोटर साइट, किसकी प्रेजेंस के द्वारा, प्रमोटर साइट की, ऑन द 5 साइड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। और 5 साइड से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट साइट हो जाता है। मतलब क्या होगा कि जो RNA पॉलीमरेज है वो RNA का सिंथेसिस करेगा किसकी प्रेजेंस में, RNA पॉलीमरेज की प्रेजेंस में। और RNA पॉलीमरेज किसके प्रमोटर साइट्स के ऊपर क्या करता है, इसको डायरेक्टली बाय द प्रेजेंस ऑफ द प्रमोटर साइट ऑन द 5 प्राइम साइड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। द RNA polymerase transcribe one strand, the antisense strand of the DNA template। यानी जो RNA का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, कौन से स्ट्रैंड से होता है, वन स्ट्रैंड का, यानी एंटीसेंस स्ट्रैंड। और DNA क्या कह सकते हैं इसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड कह सकते हैं। RNA सिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर्ड ए प्राइमर। RNA सिंथेसिस के लिए किसी भी टाइप के प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। RNA सिंथेसिस अकर किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम से 3 डायरेक्शन में। विथ द RNA पॉलीमरेज कैटलाइजिंग ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय, किसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है,
3 प्राइम OH ऑफ द ग्रोविंग RNA चेन, और RNA चेन के जो ग्रोविंग RNA चेन होती है उसके 3 प्राइम OH पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ऑन द अल्फा फॉस्फोरस एटम ऑन एन इनकमिंग राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और क्या होता है, जो अल्फा फॉस्फेट एटम होता है वहां पर आते रहते हैं राइबोन्यूक्लियोसाइड के, ठीक है, 5 राइबोन्यूक्लियोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट। और mRNA इन यूकेरियोट्स इज प्रोसीड फ्रॉम द प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्शन ए प्रोसेस कॉल्ड मैच्यूरेशन। और क्या होता है, जब mRNA होता है वो प्रोसीड करता है किसके द्वारा, किससे, प्रोसीड फ्रॉम द प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्ट एंड ए प्रोसेस कॉल्ड मैच्यूरेशन, और उसको क्या कहा जाता है, मैच्यूरेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखें तो जो अपना इनिशिएशन है या इनिशिएशन की बात करें, प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। और इसके अंदर वो ही 3 प्रोसेस आएंगी, कौन कौन सी, इनिशिएशन, सेकेंड इलोंगेशन और थर्ड टर्मिनेशन, ठीक है। वो ही 3 प्रोसेस आएंगी जो प्रोकैरियोट्स में अपन ने पढ़ा है, रेप्लिकेशन में पढ़ा है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन में अपन ने उसमें पढ़ा था 3 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी 3 कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सबसे पहला बनेगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसको कह सकते हैं क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या कह सकते हैं अपन क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। दूसरा बनेगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और इसको कह सकते हैं अपन ओपन कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में अंतर बताया था, प्रोकैरियोट्स में पढ़ाया था, जब आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, लोड होता है, तब क्या बनता है, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी जब प्रोकैरियोट्स में बात की थी, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर जब क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, तब किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स का। और जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करने लग जाए, ब्रेक करने लग जाए, तब वो क्या करेगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और एब्रोटिव इनिशिएशन, एब्रोटिव इनिशिएशन, ये अपन ने बात की थी कि जब तक कि उसके अंदर प्रोकैरियोट्स में बात की थी कि जब तक कि क्या सिग्मा फैक्टर वहां पर लगा रहेगा तब तक क्या होगा, एब्रोटिव इनिशिएशन होगा। मतलब जब तक सिग्मा फैक्टर वहां पर है तब तक क्या होगा, इनिशिएशन आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी कह सकते हैं। और सिग्मा फैक्टर जब तक 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड ना ऐड करवा दे तब तक वहां से आगे फॉरवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो वो एब्रोटिव इनिशिएशन। इलोंगेशन में क्या होगा, इसके अंदर इलोंगेशन में साथ के साथ कैपिंग और स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म साथ के साथ चलती है। इलोंगेशन में इलोंगेशन तो होगा ही होगा, उसके साथ में जो 5 प्राइम एंड पर क्या होता है, कैपिंग फॉर्मेशन होता है, और 5 प्राइम एंड पर कैपिंग और स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग होती है किसके साथ में, इलोंगेशन के साथ में कैपिंग और स्प्लाइसिंग होती है। टर्मिनेशन में बात करेंगे तो पॉली एडिनल टेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और इसके टर्मिनेशन के 2 मेथड दे रखे हैं, टॉर्पिडो मेथड्स, ठीक है, 2 मेथड और एलोपेट्रिक मेथड, इसके 2 मेथड दिए हुए, तो इनके बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें इनिशिएशन की बात करें, किसकी बात करें अपन, इनिशिएशन की बात करें तो अपन ने अभी देखा था इनिशिएशन में 3 टाइप की क्या थी, प्रोटीन थी। कौन सी प्रोटीन थी, यानी
प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और फिर उसके बाद में क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहला अपन ने देखा था रेगुलेटरी प्रोटीन। कौन कौन सी थी रेगुलेटरी प्रोटीन? ATF, ठीक है, SP और CTF। 3 टाइप की क्या थी, रेगुलेटरी प्रोटीन थी। ये सबसे पहले प्रोमोटर साइट पर क्या होंगी, बाइंड होंगी। यहां पर ये क्या है अपना प्रमोटर, प्रमोटर पर यहां पर ये क्या है, +1 स्टार्ट साइट। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम, ये क्या है अप स्ट्रीम। यहां पर इनिशिएटर, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर DPE, ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट्स। यहां पर आए तो इधर की साइड में यहां पर क्या था, टाटा बॉक्स था ना यहां पर टाटा बॉक्स। यहां पर था BRE, यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बाइंडिंग, ये BRE, ठीक है, रिकॉग्निशन एलिमेंट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी रिकॉग्निशन एलिमेंट्स। अब यहां पर सबसे पहले जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है वो ऐड होती है। सबसे पहले ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, ये क्या होगी, ऐड होगी कहां पर, BRE पे। यहां पर रेगुलेटरी प्रोटीन, RP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रेगुलेटरी प्रोटीन। सबसे पहले रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होती है, ऐड होती है। उसके बाद में रेगुलेटरी प्रोटीन्स के बाद में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आता है वो आता है सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D। कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D। इसके पास क्या होती है, हैव ए सब यूनिट। इसकी सब यूनिट तुम्हें याद होगी, इसकी सब यूनिट मैंने बताई थी अभी जब अपन टेबल की बात की थे, तो उसमें एक सब यूनिट की बात की थी। इसके पास एक सब यूनिट होती है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है इसका पूरा नाम, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। किसके पास है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड के पास में एक क्या है, TBP यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, और TBP के पास जो अपन बात करें TBP यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन हैज लो बाइंडिंग एफिनिटी। यानी क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड है उसकी सब यूनिट है TBP, और TBP यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, यानी ये टाटा बॉक्स पर क्या होगी, बाइंड होगी। क्या होगी, ये टाटा बॉक्स पर बाइंड होगी, टाटा बॉक्स पर क्या होगी, बाइंड होगी। और क्या करेगी, यह एक प्रकार की क्या है, मॉडिफाइड DNA है, यानी DNA को क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी। एंड मॉडिफाई DNA को क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी। इसका फंक्शन क्या है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के, कि ये टाटा बॉक्स पर क्या होगी, बाइंड होगी और मॉडिफाई करेगी किसको, DNA को। लेकिन ये फंक्शन करने के लिए इसके पास क्या होती है, लो बाइंडिंग एफिनिटी होती है, यानी इसके पास जो एफिनिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। और इसी के पास में जो TF सेकेंड है, इसी के पास में एक और वो होता है, यानी कह सकते हैं अपन सब यूनिट हो सकती है TAF। TAF यानी टाटा एसोसिएशन फैक्टर। क्या, टाटा एसोसिएशन फैक्टर।
और ये क्या कर देता है, TAF क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है किसको, जो लो बाइंडिंग एफिनिटी थी उनको क्या कर देता है, इंक्रीज TBP बाइंडिंग एफिनिटी, इंक्रीज TBP एफिनिटी टू बॉन्ड DNA, टू बॉन्ड या बाइंड, यहां पे बाइंड लिख लो, टू बाइंड DNA। ठीक है, तो यहां पर समझ में आया कि सबसे पहले रेगुलेटरी प्रोटीन, तो यहां पर रेगुलेटरी करेंगे मतलब स्टार्ट करना है। अब जैसे ही रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड होगी तो सबसे पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D के अंदर बात करें तो उसकी एक सब यूनिट होती है, कौन सी सब यूनिट, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, टाटा बॉक्स पर बाइंड होती है और DNA को क्या करती है, मॉडिफाई करती है। और जो TBP होती है वो क्या रखती है, लो बाइंडिंग एफिनिटी रखती है, यानी ये डायरेक्ट बाइंड नहीं हो सकती। अब इसके पास एक सब यूनिट और होती है, क्या, TAF, टाटा एसोसिएशन फैक्टर होता है, ये यहाँ पर जुड़ता है और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, TBF एफिनिटी, यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आएगा, यहाँ पर F नहीं आएगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एफिनिटी टू बाइंड DNA। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना के देखते हैं अपन। जैसे मान लो ये क्या है, TF सेकेंड D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D। यहां पर इसकी एक सब यूनिट होगी, कौन सी सब यूनिट, यहां पर अलग पेन से बना लेते हैं, इसकी सब यूनिट है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसके पास में स्पेसिफिक क्या होते हैं, TAF होते हैं, ये क्या होते हैं, TAF। और ये इस तरह से क्या होते हैं, लोड होते हैं किसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर लोड होते हैं। टाटा बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D के पास में टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, वो उसकी एफिनिटी कम है, लेकिन वो क्या करती है, टाटा बॉक्स पर बाइंड होती है और DNA को मॉडिफाई करती है। ठीक है, अब यहां पर इसको रिक्रूट करते हैं, यहां पर इसको ऐड करते हैं। ठीक है, यहां पर अपने पास था DNA, ये क्या था, DNA का यहां पर प्रमोटर रीजन था, ये क्या था, प्रमोटर यानी +1 स्टार्ट साइड थी। यहां पर देखें तो यहां पर क्या था, टाटा बॉक्स था। अब टाटा बॉक्स पर कौन बाइंड होगा, यहां पर देखें तो ये क्या है, टाटा बॉक्स है। ठीक है, यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है, BRE। ठीक है, और BRE के इधर क्या लगी हुई है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स लगी हुई है। अब यहां पर सबसे पहले इसको लोड करवाते हैं, किसको लोड करवाते हैं, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D लोड हो गया। अब जैसे ही ये लोड होता है वैसे ही क्या कर देता है, मॉडिफाइड कर देता है, किसको मॉडिफाई कर देता है, DNA को, मॉडिफाइड DNA बैंड DNA 80 डिग्री, यानी DNA के अंदर क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, बैंड बना देता है। कितने डिग्री का बैंड बना देता है, 80 डिग्री का क्या बना देता है, बैंड बना देता है। और बैंड बनाने के बाद में देखोगे तो किस तरह से DNA की स्ट्रक्चर्स हो जाती है, इस तरह से DNA की स्ट्रक्चर्स हो जाती है। इस तरह से क्या हो गया, DNA की स्ट्रक्चर्स हो गई। यहां पर देखो, यहां पर +1 स्टार्ट साइट है, ठीक है, यहां पर क्या जुड़ गया, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड TF सेकेंड D, और यहां पर ये बॉक्स कौन सा है, टाटा बॉक्स। ठीक है, और यहां पर कौन सा रीजन है, BRE। ठीक है, और BRE के पास में रेगुलेटरी प्रोटीन जुड़ी हुई होती है। तो यहां तक समझ में आया, सबसे पहले जो आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड आता है।
यहाँ पर डी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी आता है। और अब यहाँ पर ये बैंड होने के बाद में अब यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स क्या होंगी, रिक्रूट होंगी। क्या होगी, कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर क्या होंगी, रिक्रूट होंगी। यहाँ पर प्रोटीन्स क्या होंगी, रिक्रूट सम मोर प्रोटीन। कुछ और प्रोटीन्स यहाँ पर क्या होंगी, रिक्रूट होंगी। और रिक्रूट होने के बाद में देखो यहाँ पर दो प्रोटीन्स क्या होती हैं, रिक्रूट होती हैं, TF सेकेंड A एंड TF सेकेंड B। T ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर सेकेंड A और ट्रांसक्रिप्टर सेकेंड B ये क्या करते हैं, रिक्रूट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड A तो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी को। सेकेंड डी को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी सेकेंड बी है ये क्या करता है, रिक्रूट करता है सम प्रोटीन्स को। ये क्या करता है, सम प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है। और रिक्रूट करने के बाद में देखो यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड आया, सेकंड आने के बाद में क्या हुआ, टाटा बॉक्स पे बाइंड हुआ। फिर उसके बाद में दो प्रोटीन्स और ऐड होंगी, कौन कौन सी, या फैक्टर्स ऐड होंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए और सेकंड बी। ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी को। और ये क्या करता है, और प्रोटीन को रिक्रूट करवाता है। और ये दोनों यहाँ पर मान लो ऐड कहाँ पर हो गई, यहाँ पर ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। और यहाँ पर जहाँ पर बी था वहाँ पर बी ऐड हो गई। और जहाँ पर बी के पास में ही यहाँ पर क्या हो गया, ए ऐड हो गया। ये वाला रीजन BRE था, ये वाला टाटा बॉक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो गए। अब यहाँ पर इन दोनों के ऐड होने के बाद में यहाँ पर समझ में आया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी भी ऐड हो गया, ए भी ऐड हो गया। और इनके ऐड होने के बाद में यहाँ पर कुछ और प्रोटीन्स क्या होगी, रिक्रूट होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन सेकंड फैक्टर क्या करता है, और प्रोटीन को रिक्रूट करता है। यहाँ पर अब ऐड होगा कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F। और उसके साथ में RNA पॉलीमरेज सेकेंड, कौन सा, RNA पॉलीमरेज सेकेंड। यहाँ पर क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड है वो क्या करता है, एक्ट एज गाइडिंग प्रोटीन फॉर RNA पॉलीमरेज सेकेंड। ये क्या करता है, एक्ट करता है एज गाइडिंग प्रोटीन फॉर किसके लिए, RNA पॉलीमरेज सेकेंड के लिए। यानी अब यहाँ पर क्या बाइंड होगा, RNA पॉलीमरेज सेकेंड बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F बाइंड होगा। यहाँ पर ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बाइंड हो गया, यहाँ पर डी बाइंड हो गया था, यहाँ पर बी और ए बाइंड हो गया था। ए ने रिक्रूट किया किसको, RNA पॉलीमरेज को, और RNA पॉलीमरेज यहाँ पर ये बाइंड हो गया, ठीक है। ये RNA पॉलीमरेज, और RNA पॉलीमरेज को लोड करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर ये TF सेकेंड F, ठीक है। जो क्या करता है, गाइडिंग प्रोटीन है किसको, RNA पॉलीमरेज सेकेंड के लिए, यानी गाइड करता है कि कहां पर तुम आकर बाइंड होगे। तो समझ में आया, यहाँ पर सबसे पहले आया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी, डी के बाद में आया AB, AB के बाद में आया F, और F ने किसको लेके आया,
आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को लेके आया। और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की ये देखोगे तो ये कौन सा रीजन है, सीटीडी रीजन है। इसके बाद में कुछ और प्रोटीन्स, जैसे अपन बात करें यहां पर अपन बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दिख रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई, और बचा क्या है अब, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच। जो ई और एच का फंक्शन क्या होता है, ये दो प्रॉपर्टीज रखता है, हेलिकेज और काइनेज। काइनेज का मतलब क्या होगा, जो सीटीडी रीजन होगा उसको क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा। जो सीडीटी रीजन होता है, जैसे सी टर्मिनल डोमेन था, वहां पर अपन ने बात की थी कि सेरीन प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, वहां पर सीडीटी रीजन पर क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एडीपी में, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रोटीन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी के बाद में यहाँ पर देखोगे तो बी और ए, उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर ये क्या था, पॉलीमरेज, और पॉलीमरेज कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज के बाहर की तरफ कौन सा था, एफ। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। और यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है उसी के पास में यहाँ पर लगता है ई, और ई के साथ क्या होता है, एच लगता है। यहाँ पर जो सीटीटी रीजन होता है यहाँ पर बाइंड होता है, और इसी के साथ में इसका कॉम्प्लेक्स का ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कौन सा, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इस क्लोज कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद में यहां पर देखोगे ये बन गया। इसके बाद में यहां पर फिफ्थ अमाइनो एसिड्स कौन सा था, सेरीन सेकंड पे और फिफ्थ पे, फिफ्थ अमाइनो एसिड्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड टेल, यानी सीटीडी डोमेन के ऊपर फिफ्थ अमाइनो एसिड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो टेल होती है वो क्या होती है, यहां पर फॉस्फोराइलेट। फिफ्थ नंबर का जो सेरीन होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का, वो क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेट होता है, किसके द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच के द्वारा। और इसको लेके आएगा कौन, ई लेके आएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, सेरीन फॉस्फोराइलेट हो गया। सेरीन फॉस्फोराइलेट के बाद में इसकी जो आफ्टर फॉस्फोराइलेट जो लेस एफिनिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एफिनिटी लेस हो जाती है, और जिसके बाद में यहां पर जो प्रोटीन्स होती हैं, लूज प्रोटीन्स मतलब यहां पर जो प्रोटीन
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। पिछले लेक्चर्स में अपन ने बात कर रहे थे कि इनिशिएशन किस तरह से होता है। इनिशिएशन के अपन लास्ट स्टेज में थे जहाँ पर 5th नंबर पे सेरीन क्या हो जाता है, सेरीन का जो फॉस्फोराइलेट कर देता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड है H है, वो उसका क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है। उसके बाद में जितने भी जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से डिसोशिएट हो जाते हैं और फॉस्फोराइलेट होने के बाद में वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और जो टाटा बॉक्स है वहाँ पर क्या करता है, उसको ओपन करता है। देखो इसमें एक बार दोबारा से देख लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो ये वाला रीजन क्या है, प्रमोटर रीजन है, ठीक है। यहाँ पर +1 ट्रांसक्रिप्शन साइट है, यहाँ पर देखोगे तो -30 टाटा बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन बाइंड हो रहा है, सबसे पहले देखोगे तो कौन बाइंड हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी और उसकी सब यूनिट है टीबीपी यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या हो रही है, ऐड हो रही है। कहाँ पर ऐड हो रही है, टाटा बॉक्स पर ऐड हो रही है, क्योंकि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ पर बाइंड करवाती है, उसको टाटा बॉक्स पर बाइंड करवाती है। फिर बाद में देखोगे तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर रिक्रूट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इनका फंक्शन देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए तो क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड क्या करता है, बी, और जो फैक्टर्स हैं उनको क्या करता है, रिक्रूट करता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी है वो किसको रिक्रूट करता है, देखो बाद में यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई, एफ और एच, और यहाँ पर बाहर की तरफ देखोगे तो ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। और इस तरह से क्या होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस तरह से ये क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। एक और डायग्राम है, उस डायग्राम में देखो तो यहाँ पर देखोगे TF सेकंड, ठीक है, यहाँ पर इसकी सब यूनिट है TBP। यहाँ पर क्या हो रहा है, TF सेकंड A और TF सेकंड B क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, रिक्रूट हो रहा है। रिक्रूट होने के बाद में देखोगे तो यहाँ पर रिक्रूट हो गया। अब यहाँ पर ये क्या होगा, TF सेकंड जो E है, जो TF सेकंड क्या है, सॉरी F है, E नहीं है, यहाँ पर ये जो TF सेकंड F है, ये TF सेकंड F, और ये किसको, आरएनए पॉलीमरेज को क्या करवाता है, रिक्रूट करवाता है। और यहाँ पर देखो ये आरएनए पॉलीमरेज की जो टेल वाली सीक्वेंस है, यहाँ पर सेकंड और 5th नंबर पे क्या लगा हुआ है, जो सेरीन है, अमाइनो एसिड है, उसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अपन किस तरह से उसका फॉस्फोराइलेट होगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के बाद में यहाँ पर देखोगे ये टीबीपी है, यहाँ पर देखोगे तो ये वाला है सेकंड डी है, ये क्या है, डी है, और यहाँ पर ये है ए है, इसके बाद में यहाँ पर बी है, और ये वाला लास्ट वाला यहाँ पर क्या है, एफ है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट होता है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फिर आता है TF सेकंड E और TF सेकंड H। इसमें से जो TF सेकंड H होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H होता है, वो काइनेज एक्टिविटी शो करता है। काइनेज एक्टिविटी शो करते ही देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टाटा बॉक्स है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। और काइनेज एक्टिविटी के बाद में, और ये काइनेज एक्टिविटी हो रही है और इसके साथ में ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। और फॉस्फोराइलेट कर गया, देखो यहाँ पर क्या हो गया, जो 5th नंबर पे क्या है, उसको टेल को क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है। यहाँ पर क्या हो गया, आरएनए का सिंथेसिस हो गया, और ये आगे की तरफ फॉरवर्ड होता रहेगा और क्या करता रहेगा, इलोंगेशन करता रहेगा। इस तरह से क्या होता है, इनिशिएशन होता है। बाद में ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, और ये आगे की तरफ क्या हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर इनिशिएशन कंप्लीट होता है। समझ में आया किस तरह से इनिशिएशन होगा। पिछले लेक्चर्स में अपन ने यहाँ तक बात कर ली थी कि यहाँ पर ये सभी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये फॉस्फोराइलेट करने के बाद में ये क्या हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है, और बाकी यहीं पर क्या हो जाता है, रिक्रूट हो जाते हैं, यानी बाहर की तरफ रिमूव हो जाते हैं, सॉरी रिक्रूट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका अब हम थ्योरी देख लेते हैं कि किस तरह से इसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर देखें तो प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की क्या क्या प्रोसेस होगी।
इनिशिएशन फेज है, सबसे पहला जो फेज होगा वो कौन सा होगा, इनिशिएशन। सेकंड फेज होगा इलोंगेशन, थर्ड फेज होगा क्या, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में जब फर्स्ट पॉइंट है अपन बात करते हैं, इनिशिएशन में अपन ने पूरा पढ़ लिया कि कौन कौन से फैक्टर बाइंड होंगे, कौन किसको रिक्रूट करवा रहा है। फिर भी एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि किस तरह से ये क्या करता है, फंक्शन करता है। ड्यूरिंग इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक साइट ऑन द डीएनए। इनिशिएशन के टाइम पे जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक साइट को, कहाँ पर, डीएनए के ऊपर। अपस्ट्रीम फ्रॉम द जीन, अपस्ट्रीम पे क्या होता है, जीन होता है, दैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड कॉल्ड ए प्रमोटर साइट। अपस्ट्रीम पे क्या होती है, प्रमोटर साइट होती है। एंड देन अनवाइंड द डीएनए लोकली, और वहां पर क्या करता है, अनवाइंड करवाता है। क्योंकि प्रमोटर पे क्या होता है, एक तो टाटा बॉक्स होता है, ठीक है, एक बीआरसी होता है, ठीक है, तो वो क्या करवाते हैं, अनवाइंड करवाते हैं। मोस्ट प्रमोटर साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इंक्लूड हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस। यहाँ पर क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की है वो हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस लोकेटेड अबाउट 25 to -35, यानी -25 से 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम, दैट इज या दैट मीन्स टू द 5 साइड, यानी 5 साइड की ओर ऑफ द स्टार्ट साइड विच हैज द कॉन्सेंस, यानी टाटा बॉक्स। जरूरी नहीं है यहाँ पर टाटा बॉक्स में टाटा बॉक्स ही हो। कॉन्सेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंस का मतलब क्या होता है कि कंजर्व्ड नहीं है, वहां पर कई बार टीए सीक्वेंस के अंदर कुछ चेंजेस हो सकता है। एंड इज कॉल्ड द टाटा बॉक्स, इसको क्या कहा जाएगा, टाटा बॉक्स कहा जाएगा, ठीक है। 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम, ठीक है, तो यहां तक क्या होगा, उसको क्या कहा जाएगा, टाटा बॉक्स। इसके आगे नहीं करना है, ये तुम्हें नहीं लिखना है, सेम वो ही है, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया दोबारा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, टाटा बॉक्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। यानी टाटा बॉक्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है कहाँ पर, -25 से -35 डिग्री, सॉरी -35 बेस पेयर, ठीक है। सेकंड अपन बात करें कि प्रमोटर के अंदर क्या क्या होगा। सिंस द स्टार्ट साइड इज डिनोटेड एज पोजिशन +1, और +1 पर पोजीशन पे क्या होती है, स्टार्ट साइट होती है। कौन सी साइट है, स्टार्ट साइट। यहाँ पर +1 पर क्या होती है, स्टार्ट साइट होती है। द टाटा बॉक्स पोजीशन इज सेड टू बी लोकेटेड एट अबाउट पोजीशन -25, और -25 पोजीशन पे क्या होता है, टाटा बॉक्स से प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी 25 तक तो टाटा बॉक्स होता है, और 25 से 30 तक द टाटा बॉक्स सीक्वेंस रिजम्बल द -10 सीक्वेंस इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में जो टी सीक्वेंस था, इसको क्या कहते हैं, प्रिब्नो बॉक्स होता है, उसके जैसा क्या होता है, रिजम्बल होता है, यानी सेम टू सेम उसके जैसा ही होता है। एक्सेप्ट दैट द इज लोकेटेड फर्दर अप स्ट्रीम, और वो ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अप स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होता है। बोथ एलिमेंट हैव एसेंशियली द सेम फंक्शन, दोनों के क्या होते हैं, टाटा बॉक्स की बात करें यहाँ पर तो ये प्रिब्नो बॉक्स है, यूकैरियोट्स में कौन सा बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स दोनों का फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। ये डीएनए को क्या करवाते हैं, अनवाइंड करवाते हैं। चाहे टाटा बॉक्स हो चाहे प्रिब्नो बॉक्स, दोनों के फंक्शन क्या होते हैं, डीएनए को अनवाइंड करवाते हैं, ठीक है। नेमली रिकॉग्निशन बाय द आरएनए पॉलीमरेज, और दोनों को आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है इन ऑर्डर टू पोजीशन द एंजाइम एट द करेक्ट लोकेशन इन इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहना चाह रहा है कि बोथ एलिमेंट हैव एसेंशियल द सेम फंक्शन, दोनों के सेम फंक्शन होते हैं। नेमली रिकॉग्निशन बाय द आरएनए पॉलीमरेज, इनको किसके द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा रिकॉग्निशन किया जाता है इन ऑर्डर टू पोजीशन द एंजाइम एट द करेक्ट लोकेशन टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर एंजाइम्स क्या करवाते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करवाते हैं, करेक्ट लोकेशन के ऊपर क्या करवाते हैं, इसको रिकॉग्नाइज, या फिर वहां पर उसको, ठीक है, वो करवाते हैं, रिक्रूट करवाते हैं, यानी ऐड करवाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें द सीक्वेंस अराउंड द टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स के अराउंड सीक्वेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इसके चारों तरफ की सीक्वेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इन दैट इट इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी ऑफ इनिशिएशन, और ये क्या करता है, एफिशिएंसी ऑफ इनिशिएशन, किसको इन्फ्लुएंस करता है, एफिशिएंसी ऑफ इनिशिएशन की इन्फ्लुएंस करता है।
ट्रांसक्रिप्शन इज आल्सो रेगुलेटेड बाय अपस्ट्रीम। किसके द्वारा रेगुलेट होता है ट्रांसक्रिप्शन? अपस्ट्रीम में जो प्रोटीन्स होती हैं, जैसे रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, उनके द्वारा क्या होता है? रेगुलेट होता है अपस्ट्रीम। यहां पर लिखा हुआ ना, ये रहा अपस्ट्रीम, ठीक है। यहां पर जिसको अगर वैसे करें, ठीक है। यहां पर अब ये रेगुलेटेड बाय अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट्स दैट लाई 5 टू द टाटा बॉक्स। यानी ट्रांसक्रिप्शन को जो रेगुलेट किया जाता है वो अपस्ट्रीम्स के द्वारा कंट्रोल होता है। कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वहां पर, जैसे BRE होता है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं, दैट लाई प्रेजेंट होता है 5 प्राइम टू द टाटा बॉक्स, और टाटा बॉक्स के 5 प्राइम पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। Some eukaryotic protein coding genes lack a Tata box and have an initiator element, instead centered around the transcriptional initiation site। यानी सब कुछ यूकैरियोटिक प्रोटीन होती है जो कोडिंग जीन्स के अंदर लैक ए टाटा बॉक्स के अंदर एब्सेंट होती है, एंड हैव एन इनिशिएटर एलिमेंट, यानी वो क्या करती है? इनिशिएटर एलिमेंट की तरह कार्य करती है, इंस्टेड यानी सेंटर्ड अराउंड द ट्रांसक्रिप्शन इनिशियल साइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यूकैरियोटिक के अंदर अगर बात करें तो सब यूकैरियोटिक प्रोटीन जो कोडिंग जीन्स होते हैं लैक ए टाटा बॉक्स एंड हैव एन इनिशिएटर एलिमेंट्स, और क्या होते हैं? इनिशिएटर एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर जो ऐड होते हैं सेंटर अराउंड द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन यूनिट। जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन यूनिट होती है उसके चारों तरफ क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन RNA polymerase II required the assistance of several other protein or protein complex called general या transcriptional factor, which most resemble into the complex on the promoter in order for RNA polymerase to bind and start transcription। देखो इतने बड़े सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है कि इन ऑर्डर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, यानी जब ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो? इनिशिएशन हो, RNA polymerase II क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दैट असिस्टेंस जो क्या करता है? असिस्टेंस करता है ऑफ सेवरल अदर प्रोटीन्स। किसके लिए? सेवरल अदर प्रोटीन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत सारे जो सेवरल प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको क्या करता है? असिस्ट करता है, ठीक है। कॉल्ड जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो अपन ने बात की थी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड BA, ठीक है, E, ठीक है, F, ये फैक्टर्स क्या कहते हैं? इनको जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। विच मस्ट रिजेंबल इनटू ए कॉम्प्लेक्स, और वो क्या बनाते हैं? मस्ट असेंबल इनटू ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में असेंबल होते हैं ऑन द प्रमोटर। कहाँ पर? प्रमोटर पर, इन ऑर्डर फॉर RNA polymerase टू बाइंड एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, और वो RNA को क्या करवाते हैं? RNA polymerase के साथ बाइंड होते हैं और क्या करवाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाते हैं। यानी कहना क्या चाह रहा है कि जो RNA polymerase II होता है वो बहुत सारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहेंगे अपन? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उनके साथ क्या होता है? असेंबल होता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवाता है, और जब RNA polymerase उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ असेंबल हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ये अपन ने देखा था कि जब सारे के सारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो एक असेंबली में आ जाते हैं, यानी एक जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद में वहाँ पर क्या होता है? फॉस्फोराइलेट होता है, और फॉस्फोराइलेट होने के बाद में वो जो पोलिमरेज है वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है और वो RNA का सिंथेसिस करने लग जाता है। दीज ऑल हैव द जेनेरिक नेम, इनका सभी को क्या नाम है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, जेनेरिक नेम फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर RNA polymerase II। इन सभी को किसके नाम से बोलते हैं अपन? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड के नाम से जानते हैं,
ठीक है, जिसमें अपन ने ए बी डी, सबसे पहले कौन रिक्रूट होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। नेक्स्ट बात करें, द फर्स्ट इवेंट इन इनिशिएशन इज द बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। टी एफ सेकेंड डी सबसे पहले क्या होता है, इन्वेंट, यानी ये क्या होता है, बाइंड होता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टू द टाटा बॉक्स। कहां पर, टाटा बॉक्स, वाया वन इट्स सबयूनिट कॉल्ड, इसकी एक सबयूनिट होती है TBP, टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले अपन ने यही किया था। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसकी एक सब यूनिट होती है TBP सब यूनिट होता है। ये सबसे पहले, यानी सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट होता है वो किसका होता है, TF सेकेंड डी का। ये अपन ने डायग्राम बनाया था, तब अपन ने बात की थी। ठीक है, एज सून एज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी कॉम्प्लेक्स हैज बाउंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए बाइंड टू स्टेबलाइज द और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड टाटा बॉक्स इंट्रैक्शन। यानी क्या होता है, फिर बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड यानी TF सेकेंड डी कॉम्प्लेक्स होता है, उस बाउंड हो जाता है, उसके बाद में TF सेकेंड ए बाइंड होता है और स्टेबलाइज करता है किसको, जैसे अपन ने बात की थी TF सेकेंड ए और TF सेकेंड बी की। TF सेकेंड ए क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, किसको स्टेबलाइज करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी को। नेक्स्ट TF सेकेंड बी बाइंड टू TF डी और उसके बाद में कौन बाइंड होता है, TF सेकेंड बी। सबसे पहले कौन बाइंड हुआ, TF सेकेंड डी, फिर उसके साथ में बाइंड उसके बाद में बाइंड होता है TF सेकेंड ए और ये क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर ट्रांसक्रिप्टर सेकेंड बी। ठीक है, 3 एंजाइम्स यहाँ पर रिक्रूट हो गए। However, फिर ट्रांसक्रिप्टर सेकेंड बी TF सेकेंड बी कैन आल्सो बाइंड RNA polymerase सेकेंड एंड सो एक्ट एज द ब्रिजिंग प्रोटीन। और ये क्या करता है, आल्सो बाइंड करवाता है किसको, RNA polymerase सेकेंड। ठीक है, thus RNA polymerase सेकेंड विच हैज ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स्ड विथ TF सेकेंड F नाउ बाइंड्स। यानी जो TF सेकेंड F है वो क्या करता है, गाइड करने का कार्य करता है कि कहाँ पर बाइंड होना है। ठीक है, कहाँ पर बाइंड होना है। और जो TF सेकेंड B है, TF सेकेंड B के बाद में RNA पोलिमरेज को क्या करती है, ये रिक्रूट करती है, यानी RNA पोलिमरेज को क्या करेगी, रिक्रूट करेगी। तो RNA पोलिमरेज आ गया। RNA पोलिमरेज के आने के बाद में यहाँ पर RNA पोलिमरेज को गाइड कौन करेगा, TF सेकेंड F। ये क्या करती है, इसको गाइड करता है। सबसे पहला D एंटर होगा, सबसे पहले D आएगा, D के बाद में क्या आएगा, A आएगा, A के बाद में फैक्टर B आएगा, B आएगा, B किसको रिक्रूट करेगा, RNA पोलिमरेज सेकेंड को। ये कहेगा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये किसको लेके चलता है, TF सेकेंड F को। ये बताता है कि कहाँ पर तुम्हें ऐड होना है। इसके बाद में TF सेकेंड F के बाद में क्या होता है, दिस इज फॉलोड बाय द बाइंडिंग ऑफ TF सेकेंड E एंड H। बाद में क्या होता है, TF सेकेंड E और H क्या होते हैं, रिक्रूट होते हैं। और रिक्रूट होने के बाद में देखोगे दिस फाइनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, लास्ट का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, कंटेन एटलीस्ट 40 पॉलीपेप्टाइड एंड इट्स कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, जब 40 पॉलीपेप्टाइड यानी ये सभी के सभी जो क्या फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जब सभी एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, यानी सभी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे अपन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। याद करो कि अपन ने सबसे पहले क्या रिक्रूट किया, सबसे पहले बाइंड होता है TF सेकेंड D, D के बाद में आता है कौन, यहाँ पर देखो TF सेकेंड D के बाद में A, TF सेकेंड के बाद में A के बाद में आता है B, B के बाद में पॉलीमरेज आएगा, पॉलीमरेज के बाद में F आएगा, F के बाद में कौन आएगा, F के बाद में आएगा E, TF सेकेंड E और TF सेकेंड H, TF सेकेंड H। ये क्या होंगे, अब रिक्रूट होंगे। और इसके बाद में H के बाद में ये सभी जितनी सब यूनिट होगी वो कितने,
40 सब यूनिट्स आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। इसी को क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे इसको, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब दोज प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स कोडिंग जीन्स दैट हैव एन इनिशिएटर एलिमेंट इंस्टेड ऑफ टाटा बॉक्स appear to need another proteins that bind to the initiator element। कुछ प्रोटीन्स होती है कोडिंग जीन्स में दैट हैव इनिशिएटर एलिमेंट इंस्टेड ऑफ टाटा बॉक्स appear to need another proteins that bind to initiator elements। यानी कुछ प्रोटीन्स क्या होंगी, टाटा बॉक्स पर अपीयर होंगी, नीड होती है, और वो अनदर प्रोटीन से बाइंड होकर क्या बनाता है, इनिशिएटर एलिमेंट बनाता है। द अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देन बाइंड टू फॉर्म the transcription initiation complex in a similar manner to that described above the gene processing a Tata box promoter। इनका कोई इतना रोल है नहीं। नेक्स्ट अपन देखें तो ये इसका अपन ने डायग्राम की बात कर ली थी, और डायग्राम के बाद में अपन ने यहाँ पर दूसरे डायग्राम की बात कर ली थी, और इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर इनिशिएशन कंप्लीट होता है। यहाँ तक क्या हो गया, अपना इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को समझ में कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम बनाया था आपने, डायग्राम बनाया था वो भी बना सकते हैं, ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इनिशिएशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इनिशिएशन के बाद में आता है क्या, इलोंगेशन। इनिशिएशन के बाद में क्या आता है, इलोंगेशन। इलोंगेशन को आज स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे पहले अपन जनरल कुछ चीजें देख लेते हैं। इलोंगेशन के अपन पहले कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करें इलोंगेशन। इलोंगेशन, किसका इलोंगेशन पढ़ रहे हैं अपन, ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन पढ़ रहे हैं, और ट्रांसक्रिप्शन भी किसमें, यूकैरियोट्स में इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में मैंने एक चीज बताई थी कि इलोंगेशन में दो चीजें साथ साथ होती है, कैपिंग। जैसे ही इलोंगेशन होगा कैपिंग होती है, कौन से प्राइम पर, 5 प्राइम पर क्या होती है, कैपिंग। और दूसरा स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग दूसरी क्या होती है, स्प्लाइसिंग, SPLICING। ये दोनों जैसे जैसे इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन के स्टार्ट होते ही तो क्या हो जाएगी, कैपिंग। अब कैपिंग देखो, ये अपन को डिटेल से भी पढ़ना है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के मॉडिफिकेशन के बाद में 3 चीजें होती हैं। 3 चीजों की बात करें तो सबसे पहला होगा 5 प्राइम पर कैपिंग होती है, फिर दूसरा होगा कि स्प्लाइसिंग होगी, तीसरे अपन बात करें पॉली ए टेल। ये 3 प्रोसेस होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर, और इन तीनों प्रोसेस के अंदर देखें तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में देखें। लेकिन जब इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है, इलोंगेशन के स्टार्ट होते ही जैसे ही जो RNA पॉलीमरेज है, जैसे मान लो ये क्या है, ये अपना DNA है, ये अपना DNA। यहां पर DNA पे देखोगे तो यहां पर DNA ने क्या किया, क्या हुआ है, थोड़ा सा अनवाइंड किया हुआ है। DNA क्या है, अनवाइंड है, और यहां पर जुड़ा हुआ है RNA पॉलीमरेज। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या है, RNA पॉलीमरेज है। यहां पर RNA पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है, यहां पर ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है, बबल है। अब यहां पर क्या बनेगा, RNA का सिंथेसिस होगा। यहां पर क्या होगा, RNA का सिंथेसिस होगा। जैसे ही यहां पर क्या होंगे, RNA का सिंथेसिस होगा, तो RNA जहां से निकलेगा, यहां पर मान लो जहां से निकलता है RNA, जहां से RNA निकलता है उसको कहा जाता है RNA एग्जिट चैनल, RNA एग्जिट चैनल।
ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगे, जो न्यूक्लियोटाइड है एंट्री एनटीपी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, किसकी एंट्री होगी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की क्या होगी, एंट्री होगी। और यहाँ पर एक रीजन होता है, यहाँ पर एक गैप होता है, यहाँ पर एक गैप होता है, यहाँ से तो क्या होंगे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंटर होंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंटर होंगे और यहाँ से जो आरएनए बनेगा वो आरएनए यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से जैसे ही आरएनए निकलेगा तो यहाँ पर अपन ने बात की थी एक स्पेसिफिक क्या होता है, सीक्वेंस होती है। स्पेसिफिक क्या होती है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड उसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। बात करें YSPTSPS, ठीक है, YSPTSPS, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड उसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। अब जैसे ही यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या है, सेरीन है, और फिफ्थ नंबर पे, और फिफ्थ नंबर के सेरीन को क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेट हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर वो सेरीन फॉस्फोराइलेट होके यहाँ पर क्या बनाता है, इसके कैप का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, कैप का। किस प्राइम पर, 5 प्राइम पर। यहाँ पर 5 प्राइम पर किसका फॉर्मेशन करता है, कैप का फॉर्मेशन करता है। कौन सा, जो कौन है, फिफ्थ नंबर का जो सेरीन है वो क्या करता है, कैपिंग में हेल्प करता है। वो अपन बात करेंगे किस तरह से हेल्प करता है। तो यहाँ पर कैपिंग का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा यहाँ पर स्प्लाइसिंग के लिए जो सेकंड नंबर का जो सेरीन होता है वो स्प्लाइसिंग मशीनरी के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखें तो फिफ्थ नंबर का कैपिंग मशीनरी बना रहा है और सेकंड नंबर का स्प्लाइसिंग मशीनरी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलोंगेशन में साथ साथ में क्या होता है, कैपिंग और स्प्लाइसिंग ये दोनों क्या होती है, साथ चलती है। जब इलोंगेशन आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है तब तक कैपिंग तो फर्स्ट बार हो गई। कैपिंग क्यों होती है, क्योंकि जो 5 प्राइम एंड होता है यहाँ पर कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ना हो जाए, इस कारण से उसको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। और कैप होती है 7 मिथाइल ग्वानोसिन की, यहाँ पर क्या होती है, कैप होती है। और लास्ट में उसके जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पर क्या हो जाते हैं, एडेनिन जुड़ते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर भी ये समझ में आई, यहाँ पर एग्जिट चैनल होता है, यहाँ पर एंट्री होती है किसकी, एनटीपी की। और यहाँ पर बात करें स्प्लाइसिंग की नीड क्यों पड़ती है, अपन बात करें स्प्लाइसिंग की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि जब आरएनए बनता है, ये क्या बनता है, आरएनए, तो आरएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड होते हैं, सॉरी 2 चीजें होती है आरएनए के अंदर, स्ट्रैंड तो एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, इंट्रॉन, और कुछ क्या होते हैं, एक्सॉन, ठीक है। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, यहाँ पर कैप का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये होते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है ये मान लो इंट्रॉन, और ये वाला जो रीजन होता है ये होता है एक्सॉन। तो यहाँ पर जो इंट्रॉन होता है वो क्या होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं, इनके ऊपर कोई भी अमाइनो एसिड को कोड करने की सीक्वेंस नहीं होती है। एक्सॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कोडिंग होते हैं। तो अपने को चाहिए क्या, ओनली एक्सॉन। तो एक्सॉन को एक्सॉन चाहिए तो अपने को इंट्रॉन को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। तो ये मैकेनिज्म होती है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। और बचेगा क्या, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा क्या, ओनली यहाँ पर एक्सॉन बचेगा। तो इसको क्या कहेंगे अपन, स्प्लाइसिंग मशीनरी कहेंगे। ये अपने को पूरा डिटेल से अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग की बात हो गई। और इसके जो टेल का फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है, टर्मिनेशन में होगा। तो इलोंगेशन में कैपिंग और स्प्लाइसिंग साथ चलती है। इलोंगेशन की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर एमआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। एमआरएनए के सिंथेसिस करने के बाद में यहाँ पर एंट्री होती है और यहाँ पर एग्जिट होता है। बाकी यहाँ पर जो किस तरह से इलोंगेशन होगा वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसकी, इलोंगेशन फैक्टर की। इलोंगेशन फैक्टर की
यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर होंगे, कुछ नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर होंगे। पॉजिटिव मतलब वो उसको पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं, नेगेटिव का मतलब कि इसके अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पाई जाती है। जब वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करेगा तो कुछ समय के लिए पॉज करेगा, और पॉज करने के बाद में वो क्या करेगा, वापस से उसको स्टार्ट करेगा। तो पॉज करने के लिए नेगेटिव किसकी जरूरत पड़ेगी, फैक्टर्स की, और उसको स्टार्ट करने के लिए किसकी, पॉजिटिव फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।